इसके पहले के व्याख्यान में हम लोगों ने प्लेटो के न्याय की संकल्पना की विवेचना किया। आज जो है हम लोग देखेंगे कि प्लेटो का एक जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार है वह है साम्यवाद की संकल्पना। तो आज के इस व्याख्यान में हम जो है प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा का परीक्षण करेंगे। वास्तव में न्याय वह बंधन है जो आदर्श राज्य के सभी वर्गों को, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को एकता के सूत्र में बांधता है। और न्याय की भावना कैसे जागृत की जाए जिससे आदर्श राज्य में विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर एकता और सामंजस्य की भावना विकसित हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो संस्थाओं का उल्लेख किया है। वे दो संस्थाएं हैं, पहली साम्यवादी शिक्षा पद्धति और दूसरा साम्यवादी क्या कहेंगे, सामान्य शिक्षा पद्धति। और दूसरा जो है वह साम्यवाद पर आधारित एक नवीन समाज की व्यवस्था। इस प्रकार का विचार बार्कर ने व्यक्त किया है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना में शिक्षा प्रणाली को यद्यपि प्रथम स्थान प्रदान किया है, परंतु शिक्षा द्वारा आत्मा के सुधार की योजना एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा समय इससे लग सकता है। मानव मस्तिष्क पर बाह्य परिस्थितियों का निरंतर प्रभाव पड़ता है। यानी बाह्य परिस्थितियां मानव मस्तिष्क को हर समय प्रभावित करती रहती हैं। अतः प्लेटो ने साम्यवाद पर आधारित एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की। वास्तव में साम्यवाद की उर्वर भूमि में ही न्याय के कोमल पौधे का अंकुरण और विकास संभव है। प्लेटो के साम्यवाद को दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा नारी साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। तो आज पहले हम संपत्ति के साम्यवाद की विवेचना आज के इस व्याख्यान में करेंगे। संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा प्लेटो की मौलिक देन नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने ही संपत्ति के साम्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया, वही प्रथम विचारक था। अपितु प्लेटो के पूर्व भी संपत्ति के साम्यवाद के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विचार समाज में जो है वो विकसित हुए थे या समाज में जो है वो प्रचलित थे। अतः संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा प्लेटो की कोई मौलिक देन नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में भूमि और संपत्ति, वंश एवं जाति की सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी। यानी प्रागैतिहासिक काल में भूमि और संपत्ति, वंश एवं जाति की सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी। माने किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं थी। एथेंस में खान तथा वन राज्य की संपत्ति होते थे, राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। स्पार्टा में भूमि व्यक्तिगत थी, लेकिन उसकी आय से सामूहिक भोजनालय संचालित किए जाते थे।
माने जो भूमि से जो आय प्राप्त होती थी या भूमि व्यक्तिगत होती थी, लेकिन उस पर जो उत्पादन होता था, उससे जो आय प्राप्त होती थी, उसका प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता था। गांधी जी ने भी जो ट्रस्टीशिप का विचार प्रतिपादित किया, उसमें उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपनी जो निजी संपत्ति है उसका प्रयोग जो है वो सामाजिक कल्याण के लिए करना चाहिए, उसे सामूहिक ऐसा उसका प्रयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो। अतः व्यक्ति को गांधी जी ने स्वामी न मानते हुए एक न्यासी माना था, ट्रस्टी माना था। स्पार्टा में एक नागरिक दूसरे नागरिक के घर के भोजन, कुत्ते एवं दास का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था। इसी प्रकार क्रीट में भू संपत्ति सार्वजनिक मानी जाती थी। पाइथागोरस का कथन था कि मित्र की वस्तुएं सबकी होती हैं। तो इन चीज़ों से ये प्रमाणित होता है कि प्लेटो से पहले भी संपत्ति के साम्यवाद का जो विचार था वो किसी न किसी रूप में समाज में जो है वो व्याप्त था। 393 ईसा पूर्व एरिस्टोक्लीज ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि संपत्ति और भूमि पर सामूहिक अधिकार होना चाहिए। स्वाभाविक है कि संपत्ति के साम्यवाद का विचार पूर्व समाज में प्रचलित था। तो प्लेटो ने जो संपत्ति के साम्यवाद की विवेचना की, उस संपत्ति के साम्यवाद के विचारों को कई आधारों पर उसने जो है उसको उचित सिद्ध करने का जो है वो प्रयास किया। उसके कई आधार हैं। पहला नैतिक आधार है। नैतिक दृष्टि हम कह सकते हैं प्लेटो ने माना, या प्लेटो के पूर्व सोफिस्ट विचारकों का यह मत था कि व्यक्ति राज्य से स्वतंत्र है। प्लेटो ने समष्टिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति के लिए राज्य सर्वोपरि है और राज्य में स्वार्थ न हो। इस दृष्टि से प्लेटो ने संपत्ति के उन्मूलन पर बल दिया। व्यक्ति के पास संपत्ति होगी तो संपत्ति स्वार्थ को जन्म देगी और स्वार्थ से जो है संघर्ष होगा, तो जो राज्य की एकता है वो कहीं न कहीं प्रभावित इससे होती है। अतः नैतिक आधार पर प्लेटो ने जो है संपत्ति के साम्यवाद की संकल्पना को उचित सिद्ध करने का प्रयास किया। दूसरा जो प्लेटो का आधार है वह है मनोवैज्ञानिक। वास्तव में संपत्ति विवेक को कुंठित करती है। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना व्यक्ति के अंदर क्षुधा को जन्म देती है और क्षुधा से, भूख से जो व्यक्ति का विवेक है वह नष्ट हो जाता है और व्यक्ति के अंदर जो साहस है वह साहस क्षीण हो जाता है। इस दृष्टि से प्लेटो ने पशु जगत का उदाहरण दिया है कि पशुओं की देखभाल करने वाले कुत्तों को जिस प्रकार क्षुधा हिंसक भेड़िया बना देती है, उसी प्रकार से जो संपत्ति है वह व्यक्ति के अंदर जो है वो स्वार्थ की भावना जागृत करते हुए व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर प्लेटो ने कहा कि संपत्ति निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति का जो है वो साम्यवाद होना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर देखें
तो यूनानी राज्यों में जहाँ शासक वर्ग के हाथ में राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियाँ थी, उसके कारण वे पथभ्रष्ट हो गए। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का जहाँ एकीकरण है, वहाँ पर शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है और उससे लोगों का कल्याण संभव नहीं है, देश में एकता संभव नहीं है। और इसके बहुत से उदाहरण जो है वो दिखाई देते हैं। अतः प्लेटो का मत था कि संपत्ति राज्य की एकता में बाधक है, अतः राज्य की एकता के लिए शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रहना चाहिए, माने शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इसका दार्शनिक आधार भी है। प्लेटो का मत था कि विशेष कार्य या कार्य विशेष तथा कार्य विभक्तिकरण का जो सिद्धांत है, कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत है, यह राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने शासन को महत्वपूर्ण कार्य माना, अतः उसका मत था कि शासकों में ईश्वरीय धातु है, वे श्रेष्ठ हैं एवं पूज्य हैं, अतः उन्हें निजी संपत्ति माया मोह से पृथक रहना चाहिए। अगर हम देखें तो मध्य युग में ईसाई संत तथा भारतवर्ष में ऋषि महर्षि इसके उदाहरण हैं। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए योग्यता को अधिक महत्वपूर्ण माना। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए धन को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना। उसका उद्देश्य था कि जो शासक हैं उनमें योग्यता बनी रहे, न कि वो बहुत धनी हों। प्लेटो के जीवन काल में यूनान के बहुत से नगर राज्य शासकों की स्वार्थपरता के कारण धन तंत्र में परिवर्तित हो गए थे और वहाँ जो सरकार थी वह असफल हो गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, उसको नैतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राज्य की एकता और राज्य में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह संपत्ति का साम्यवाद आवश्यक है और शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग के पास, सैनिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न और उठता है कि यदि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग उसके पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। इस दृष्टि से भी प्लेटो ने विचार किया है। प्लेटो ने कहा कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए सामूहिक भोजन तथा सामूहिक अवकाश आवास की व्यवस्था होगी, कॉमन मेस एंड कैंप। शासक वर्ग या सैन्य संरक्षक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति जैसे जमीन, घर, सोना चांदी आदि के प्रभाव से दूर रहेगा। प्लेटो का यह विचार था कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक वर्ग के द्वारा की जाएगी।
उत्पादक वर्ग द्वारा सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त वस्तुओं का उपयोग सामूहिक रूप से किया जाएगा। उत्पादक वर्ग के हाथ में व्यक्तिगत संपत्ति होगी। प्लेटो का मत था कि उत्पादक वर्ग के हाथ में व्यक्तिगत संपत्ति होगी, लेकिन उस पर राज्य का नियंत्रण होगा। आदर्श राज्य में यह आवश्यक है कि धन का जो है वह उचित रूप से वितरण किया जाए। और इस दृष्टि से कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कृषि। प्लेटो का मत था कि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि भूमि प्रकृति की देन है, किंतु उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। माने भूमि निजी होनी चाहिए, लेकिन उस पर राज्य का जो है वो नियंत्रण होना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लेटो के अनुसार इस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, यह राज्य के नियंत्रण में होना। इस प्रकार प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद को आदर्श राज्य के लिए आवश्यक माना और संपत्ति के साम्यवाद की विवेचना का प्रतिपादन किया। प्लेटो का जो संपत्ति के साम्यवाद का विचार है, इसकी कई दृष्टियों से आलोचना की जाती है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि प्लेटो के साम्यवाद का जो विचार है वह मानव प्रकृति के विरुद्ध है। प्लेटो ने शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग दोनों को व्यक्तिगत संपत्ति से दूर रखा। आलोचकों का यह मत है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक युग में मनुष्यों के पास व्यक्तिगत संपत्ति विद्यमान थी। और यह भी सही है कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है वह आवश्यक भी है। दूसरी आलोचना जो की जाती है वो ये कहा जाता है कि प्लेटो के साम्यवाद को हम पूर्ण साम्यवाद न कह करके अर्ध साम्यवाद की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटो ने साम्यवाद की जो विचारधारा प्रतिपादित की वो केवल राज्य के दो वर्गों के लिए थी, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग उससे जो है अलग था। साम्यवाद के सिद्धांत को लेकर के यह कहा जाता है कि प्लेटो का जो संपत्ति के साम्यवाद का विचार है वह समष्टि को लेकर के आगे नहीं बढ़ता है। तीसरी आलोचना जो की जाती है, कहा जाता है कि प्लेटो का साम्यवाद संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग इससे ऊपर है, अर्थात यह वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति रख सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो स्वयं एवं राज्य को दो राज्यों में बांट रहा है। माने प्लेटो के साम्यवाद का जो विचार है वो राज्य का विभाजन करता है, उसको दो भागों में अलग अलग कर देता है। चौथी आलोचना जो की जाती है वह यह है कि जो शासक वर्ग है उसको व्यक्तिगत, वैयक्तिक या निजी संपत्ति
के ज्ञान से प्लेटो जो है वंचित कर देता है। और शासक वर्ग यदि संपत्ति के जो गुण और दोष हैं उसको यदि उसका विवेचन नहीं करता, उसको भली भांति यदि नहीं समझता, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक वर्ग की जो व्यक्तिगत संपत्ति को नियंत्रित करने का जो दायित्व है शासक वर्ग के लिए, वह उचित तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर सकता। माने कहने का मतलब आलोचकों का यह मत है कि यदि शासक वर्ग के को निजी संपत्ति के गुण दोषों का ज्ञान नहीं होगा, तो निजी संपत्ति को नियंत्रित करने का जो कार्य प्लेटो जो है शासक वर्ग को देता है, वो शासक वर्ग उचित तरीके से या भली भांति तरीके से उस कार्य का निष्पादन नहीं कर सकते। अगली बात आलोचना में ये कही जाती है कि व्यक्तिगत संपत्ति से अत्यधिक एकता की आशा की जा सकती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना इससे खतरे में हो जाती है। संरक्षक वर्ग को राज्य के आदेशानुसार कार्य करना पड़ेगा। उसकी सभी कार्यविधियां समाप्त हो जाएंगी। अत्यधिक एकता से राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो अत्यधिक एकता की जो प्रवृत्ति है वो राज्य को जो है विकास की ओर ले जाने के बजाय पतन की ओर जो है वो ले जाएगी। प्लेटो की साम्यवाद को लेकर आलोचकों का यह भी मत है कि प्लेटो का साम्यवाद प्रतिक्रियावादी है। प्राचीन काल में जमीन तथा संपत्ति सामूहिक होती थी कुछ जातियों में, तो अब भी संपत्ति सामूहिक ही होती है। लेकिन आगे चलकर व्यक्तिगत संपत्ति का प्रचलन हुआ। मनुष्य ने अनुभव किया कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सामूहिक संपत्ति की ओर बढ़ते हैं तो वह हम प्राचीन काल की ओर गमन करते हैं। माने ये प्रतिक्रियाकारी है, ये हमको प्रोग्रेसिव बनाने के बजाय जो है ये पीछे की तरफ जो है वो ले जाती है। तो इन विभिन्न आधारों पर प्लेटो ने जो निजी संपत्ति के साम्यवाद के विचार का प्रतिपादन किया था, उसकी आलोचना आलोचकों के द्वारा जो है वो की जाती है। प्लेटो के जो संपत्ति के साम्यवाद का विचार है उसकी आलोचना जो है अरस्तु ने भी किया है। और अरस्तु ने कई दृष्टियों से प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की विवेचना की। इसको हम बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे, क्योंकि ऊपर जो बातें कही गई हैं और बहुत कुछ उन चीज़ों का समावेश अरस्तु के भी विचारों में है। अरस्तु ने भी ये माना कि जो प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद का विचार है वह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के विपरीत है। माने मानव की जो मूल प्रवृत्ति है वह उसके विपरीत है। अरस्तु का यह मत था कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह अपनी निजी संपत्ति रखना चाहता है, इससे वह गर्व का अनुभव करता है। वह संपत्ति को बढ़ाने में निरंतर प्रयास करता है, परिश्रम करता है। उसे किसी वस्तु को अपना समझने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन साम्यवाद से यह लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता। दूसरा, अरस्तु का यह विचार था कि साम्यवाद में संघर्ष का बहुत बड़ा क्षेत्र है।
साम्यवाद में जो व्यक्ति कम परिश्रम करता है वह अधिक पा सकता है, और जो अधिक परिश्रम करता है वह कम पा सकता है। अगर इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा तो समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और लोग सामूहिक जीवन का उपयोग न कर सकेंगे। वस्तुतः सामूहिक परिश्रम से जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा उसका वितरण कठिन हो जाएगा, क्योंकि साम्यवाद में वितरण का कोई सामान्य मापदंड प्लेटो ने निर्धारित नहीं किया है। अरस्तु ने जो तीसरी आलोचना की है उसका यह मत था कि जब संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व रहेगा तो लोगों में सामान्य उपेक्षा की प्रवृत्ति भी जागृत होगी। कोई भी व्यक्ति सामूहिक संपत्ति की रक्षा ठीक से नहीं करेगा। आज भी ये देखा जाता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है लोग उसके प्रति उदासीन होते हैं, लेकिन जो अपनी उनकी निजी संपत्ति होती है उसके प्रति वो बहुत प्रतिबद्ध होते हैं। तो यही बात अरस्तु भी कह रहा है कि इससे जो है एक उपेक्षा की भावना जो है वो जागृत होगी। देश के धन को बढ़ाने में प्लेटो के जो साम्यवाद की व्यवस्था है वह उपयोगी नहीं हो सकती। अरस्तु का यह मत था कि व्यक्तिगत संपत्ति आदर्श जीवन के लिए आवश्यक है। अरस्तु का कथन है कि आदर्श जीवन के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि गुणों के विकास के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अरस्तु प्लेटो की इस विचार से सहमत नहीं है। अरस्तु का यह मत था कि दया, सेवा, परोपकार, मित्रता जैसे मूल्यों के विकास के लिए, आदर्शों के विकास के लिए जो है निजी संपत्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। तो निजी संपत्ति केवल स्वार्थ की भावना को ही नहीं जागृत करती है, बल्कि निजी संपत्ति परोपकार, दया, प्रेम की और दूसरों के सहयोग की प्रवृत्ति को भी विकसित करती है। प्लेटो ने संपत्ति के एक पक्ष का तो वर्णन किया, लेकिन वह दूसरे पक्ष की विवेचना करने में असमर्थ रहा। अरस्तु ने भी प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को जो है पूर्ण साम्यवाद नहीं माना है। उसका भी यह मत था कि प्लेटो को राज्य के सभी नागरिकों के लिए साम्यवाद के सिद्धांत को लागू करना चाहिए था। इससे राज्य में न्याय, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना बनी रहेगी, न कि केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद के विचार का प्रतिपादन करना। अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हुए इस बात पर भी बल दिया कि प्लेटो ने जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया है उसमें जो संरक्षक वर्ग है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। संरक्षक वर्ग को तो त्यागी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वह कभी सुख का अनुभव नहीं करता। यदि ऐसी बात है तो उत्पादक वर्ग भी सच्चे आनंद या सुख का अनुभव नहीं कर सकता। माने अगर राजा दुखी है तो प्रजा सुखी होगी, इस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि दोनों का सुखी होना यह स्वस्थ राज्य के लिए और विकास के लिए
आवश्यक है, ऐसा विचार जो है अरस्तु ने व्यक्त। अतः इस प्रकार कई दृष्टियों से अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद के विचारों की आलोचना की है।